नॉर्मली तो लोगों को लगता है कि सरकारी जॉब मतलब रिलैक्सेशन वाला जॉब, आप आराम से अपने सारे काम कर सकते हो। सरकारी नौकरी कह करके लोग एक ही डंडे से सबको हाँक देते हैं। प्रेशर बहुत होता है। बहुत काम का सेशन में जो संसद का सत्र चल रहा होता है, बहुत अधिक प्रेशर होता है। लोगों को कितना कितना समय दिया जाता है बोलने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी का अक्सर ये कंप्लेन होता है कि अपोजिशन वाली पार्टी मुझे बोलने का मौका नहीं देती है। जनरली देखा जाता है सर कि अगर कोई बोलना चाह रहा है, लाइक मैं अमित शाह जी का ही मतलब देख रही थी, तो वो अपनी बातें रख रहे थे लेकिन अपोजिशन वाले बीच में बहुत हल्ला मचा रहे थे। इसमें भाई आजकल की भाग दौड़ की जो जीवन शैली है ना जी, ये उसका परिणाम है। एग्जैक्टली कि सब कुछ जल्दी में होना चाहिए कि हमारे पास धैर्य बहुत कम हो गया। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीर भीतर से सहसा कर्ण सरासन सांधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्म में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में करता हूँ। हरे कृष्णा दोस्तों, यूँ तो लोकसभा में कई बार आपने टीवी पर बिल को लेकर बहस होते हुए देखा होगा, कई सारी न्यूज़ देखी होगी, नहीं उसके पीछे की ड्राफ्टिंग कैसी होती है, उसके पीछे काम कैसा होता है, तो आज ये सब हम लोग जानेंगे। तो आज हमारे साथ पार्लियामेंट के सचिवालय में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत उपेंद्र नाथ जी आज हमारे साथ मौजूद है, जो हमें पर्दे के पीछे की सारी कहानी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। जी थैंक यू सर। तो जी पार्लियामेंट में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे आप कार्यरत हैं, तो आपकी वहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? देखिए, मैं वहाँ बेसिकली मेरा आधारभूत रूप से मेरा भाषा का काम है। जी। तो जो आप लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स कार्रवाइयाँ देखते हैं, जी, तो प्रायः 11 बजे से कार्रवाई शुरू होती है। तो उसमें जो अध्यक्ष महोदय हैं, स्पीकर साहब, वो अनाउंसमेंट करते हैं, फिर प्रश्नकाल होता है। उसका एक प्रॉपर एक पैटर्न है। तो मैं अभी जिस शाखा में हूँ, कई सारी शाखाएं हैं, तो पार्लियामेंट्री पेपर्स, उस शाखा का नाम है संसदीय पत्र शाखा। तो जैसा कि नाम से ही बिल्कुल सुस्पष्ट है कि जो पार्लियामेंट में कई तरह के जो पेपर्स हैं जो बिल्कुल संसद की कार्रवाई से सीधे संबंधित हैं, उनके ट्रांसलेशन, उनके द्विभाषिक होने का सारा काम देखता हूँ। और भी हमारे कई सारे साथी हैं, वो भी देखते हैं। तो हम लोग आमतौर पे कई सारी जिम्मेदारियों को रोटेट करके करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें उसके सारे आयामों का एक्सपर्ट होना पड़ता है। तो भाषा मतलब क्या ट्रांसलेशन करते हैं सर आप लोग? हाँ, ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं। और उसको मेनली मेरा काम तो ट्रांसलेशन किए हुए को एडिट करना होता है, उसको और उपयुक्त बनाना होता है, रिफाइन करना होता है, ड्राफ्ट करना होता है। हाँ, उसको। और कई बार हम लोग ओरिजिनली भी मूल रूप से भी ड्राफ्ट करते हैं। ओके। कभी कभी ओरिजिनली मूल रूप से मतलब आप लोग पूरा 100% आप लोग रेडी करते हैं कि वहाँ पे क्या बोला जाएगा? हाँ, नहीं, वहाँ से स्पीकर ऑफिस से और वहाँ से जो रिक्वायरमेंट आती है कि स्पीकर साहब को इसके बारे में बोलना है, जी, तो कुछ एक ड्राफ्ट बना दीजिए। आमतौर पे उधर से इंग्लिश में ड्राफ्ट बन के आता है, उसकी हम लोग हिंदी करते हैं। कई बार हिंदी भी आती है तो उसकी इंग्लिश भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, अरे आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल अनुवाद के बजाय बिल्कुल हिंदी में बनाइए, जो लगे कि मूल हिंदी भाषा में एकदम, मतलब उसमें अनुवाद की कहीं भी कोई झलक ना मिले। ठीक है। देखिए, अनुवाद ऐसा है कि भाषा का में जब हम किसी टेक्स्ट का, किसी पाठ का जब हम अनुवाद करते हैं, तो चाहे हम लाख कोशिश कर लें, अनुवाद की कहीं ना कहीं उसमें झलक आ जाती है। राइट। जो अनुभवी लोग होते हैं उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो उनको पूरे टेक्स्ट पढ़ने के बाद लग जाएगा कि अच्छा, ये ओरिजिनल नहीं, ये अनुवाद है। जी। चाहे हमने उसको कितना भी आप कई बार उसको संपादित किया हो। कि अनुवाद की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अनुवाद न लगे। तो बेसिकली उनके हाथ में जो उस टाइम पेपर्स होते हैं बहस के दौरान, वो सारा रेडी आप लोग करते हैं, चाहे आप ओरिजिनल करो या ड्राफ्टिंग करके दो? हाँ, हम लोग जैसे अनाउंसमेंट हुआ, स्पीकर साहब जैसे कोई अनाउंसमेंट करते हैं कि मान लीजिए किन्हीं संसद सदस्य का या पूर्व संसद सदस्य का देहांत हो गया,
तो जब कार्यवाही शुरू होती है तो सबसे पहले उनके बारे में स्पीकर साहब उद्घोषणा करते हैं जी कि अत्यंत दुख के साथ थोड़ा सभा को सूचित करना है कि हमारे ये जो उनका नाम ये और जो 10वीं लोकसभा 15वीं लोकसभा जो भी हो इस लोकसभा के सदस्य रहे वो अब हमारे बीच तो अब हमारे बीच नहीं है, तो अब हम लोग उनकी याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रहेंगे। तो इस तरह से करके फिर उसके बाद प्रश्नकाल शुरू होता है जी। तो प्रश्नकाल में मूलतः 2 तरह के प्रश्न होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट क्वेश्चंस वो होते हैं, हिंदी में उनको तारांकित प्रश्न कहते हैं, वो होते हैं जिनको आप कार्यवाही में देखते हैं, जिनको मेंबर स्वयं सभा में पूछते हैं और वो 20 उनकी संख्या 20 फिक्स होती है और मंत्री महोदय स्वयं वहाँ पे जवाब देते हैं जी सामने। और उस पर कई बार ऐसा होता है कि उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अनुपूरक प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं कि उसका कोई पहलू लगा संसद सदस्य को कि हाँ अच्छा ये क्लियर नहीं हुआ, अच्छा इसके बारे में थोड़ा और क्लियर कीजिए। अच्छा तो उसमें ये होता है कि तारांकित प्रश्न जो है वो सीधे संसद सदस्य पूछते हैं जी। और मंत्री महोदय सीधे जवाब देते हैं। तो कभी अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री, प्रतिपूरक भी कहते हैं, अनुपूरक भी कहते हैं, अनुपूरक प्रश्न भी पूछना होता है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं सर, ये आप लोग रेडी करते हैं? नहीं, क्वेश्चन ब्रांच अलग है। ठीक है। हम लोग कभी कभी उनका अनुवाद करते हैं। तो क्वेश्चंस भी जो ब्रांच अलग आप बता रहे, तो वो क्वेश्चंस रेडी करना उनके जिम्मे है? जी जी। तो उन्हें बता दिया जाता होगा, कुछ आइडिया दिया जाता होगा कि इस टाइप की आपको रेडी करके देनी है, तो उसके नहीं, मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं जी। मेंबर खुद जो है अपने पीए के द्वारा क्वेश्चन ब्रांच में देते हैं। ओके। क्वेश्चन ब्रांच का काम क्या होता है कि मेंबर को कई बार संसदीय प्रक्रियाओं की उतनी जानकारी नहीं होती जी, शैली की जानकारी नहीं होती, उनको सब्जेक्ट की जानकारी होती है कि इस विषय पर मुझे सवाल पूछना है, लेकिन वो किस शैली में, किस स्टाइल में पूछा जाएगा जी। तो उसको प्रश्न शाखा वाले उस शैली में उसको बनाते हैं। मूल बात वही रहती है, उसको बनाते हैं। उसमें जो प्रॉपर एक जो ढर्रा है, एक पैटर्न है, उस पर बनाते हैं। तो उस पर क्या करते हैं कि एक बना लिया, उसमें थोड़ा सा एडिशन अल्ट्रेशन भी करते हैं, उससे रिलेटेड यदि कोई रिलेवेंट चीज़ उनको लगती है जी जी। तो वो भी कर देते हैं। उसके बाद वो हमारे पास अनुवाद के लिए आता है। तो कई बार मेंबर्स जो जैसे मूल हिंदी में उन्होंने दिया क्वेश्चन, तो उसकी अंग्रेजी हम लोग करते हैं। कई बार अंग्रेजी में दिया तो उसकी हिंदी हम लोग करते हैं। मतलब बेसिकली सारे लैंग्वेजेस पे वहाँ पे काम होता है? हाँ, मूलतः हिंदी और अंग्रेजी में जी। क्योंकि रीजनल लैंग्वेज वाले एमपीज हैं, उनको भी क्वेश्चंस इसी दोनों में से देने होते हैं। ओके। तो कई बार ऐसा लैंग्वेज लेके बैरियर हुआ है एमपीज के बीच में, मतलब आप लोगों ने कुछ ट्रांसलेट करा या उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो लैंग्वेज का भी बैरियर बना है सर? नहीं, ये कभी कभी ऐसा होता है, जो संसद सदस्य महोदय की तरफ से जो ड्राफ्ट आता है क्वेश्चन का, उसमें कुछ एक शब्द स्पष्ट नहीं होते या थोड़े गलत भी होते हैं जी। तो एक तो जिनके पास क्वेश्चन गया, मूल जो शाखा है, वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनको देखने में दिक्कत होती है। उनको फिर वो पूछते हैं कि अच्छा ये उन्होंने लिखा है, तो फिर वो संदर्भ से पता लगाते हैं कि चूंकि इस संदर्भ में सवाल पूछा जा रहा है तो शायद ये शब्द होगा, इसके बजाय जो लिखा हुआ उसके बजाय ये शब्द होगा। कई बार स्थान के नाम भी क्लियर नहीं होते, तो संदर्भ से हम लोग को पूछ करके कई बार रिसर्च करके क्लियर करना होता है जी। तो कभी ऐसी कुछ चीज़ें हुई कि कुछ मिस्टेक हो गया हो, ह्यूज मिस्टेक हो गया हो कुछ? कभी कभी मतलब छोटी सी गलती हो जाती है संसद सदस्य के नाम में जी। हालांकि पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आजकल जो है फ़ॉन्ट वगैरह के कई बार जो टाइपिंग में जो है हिंदी में बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं, संयुक्त वर्ण है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि अब जब आपने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, ड्राफ्ट तैयार हो गया, उसके बाद उसको एक सवार रहे हैं, तो उसमें कोई बटन कंप्यूटर पे जो है, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे गलत दब गया,
तो उसके कारण किसी शब्द की स्पेलिंग जो है Wrong हो उसकी हिज्जे रॉन्ग हो गई। और टाइम बाउंड काम होता है, तो हम लोग भरसक कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं कि उसमें बिल्कुल जीरो एरर हो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उसको कंसर्न एमपी, अब किन्हीं का नाम मान लीजिए गलत हो गया जी, तो अब वो चूँकि सारी इन प्रक्रियाओं से अवगत नहीं होते, उनको तो सिर्फ इससे मतलब है कि मेरा नाम गलत कर दिया। तो इससे कई बार वो मतलब उनको आपत्ति हो जाती है, गुस्सा जाते हैं जी। तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं कि अरे आप लोगों ने तो नाम ही गड़बड़ कर दिया मेरा। तो उसके बाद क्या होता है सर? तो उसके बाद उसको ठीक किया जाता है, उनसे सॉरी कहते हुए, माफ़ी मांगते हुए कि सर कुछ काम का दबाव था, समय कम था और बहुत सारा काम का दबाव था, तो इस कारण से काम का प्रेशर बहुत होता है। बहुत काम का सेशन में जो संसद का सत्र चल रहा होता है बहुत अधिक प्रेशर होता है। ओके। इतना अधिक प्रेशर होता है कि हम लोग अपना खुद निजी काम, जैसे निजी काम भी होते हैं कि बैंक का कोई पेमेंट करना है, कहीं कुछ और करना है, बिजली बिल का करना है, कहीं कुछ और, तो वो निजी काम हम लोग भूल जाते हैं, वो समय से आगे। फिर नॉर्मली तो लोगों को लगता है कि सरकारी जॉब मतलब रिलैक्सेशन वाला जॉब, आप आराम से अपने सारे काम कर सकते हो। हाँ देखिए, हाँ आपने बड़ी अच्छी चीज़ पूछी। इस संबंध में मैं बहुत साफगोई से कुछ बातें कहना चाहूँगा कि देखिए, सरकारी नौकरी कह करके लोग एक ही डंडे से सबको हाँक देते हैं, तो सरकारी नौकरी में भी जो जिम्मेदारियां होती है, एक ही डंडे से सबको हाँक देते हैं। व्हाट अ ग्रेट लाइन सर। मतलब कि नहीं अच्छा ठीक है, क्या कर रहा है, सरकारी नौकरी कर, अरे ठीक है यार सरकारी कर रहा है, ऐसे करके हाँक देते हैं। बट सरकारी नौकरी भी कई तरह की होती है। राइट। फील्ड की अलग जिम्मेदारी होती है। जब आप फील्ड में जब पब्लिक डीलिंग करते हैं जी, तो वो सबसे चैलेंजिंग जॉब होता है सरकारी नौकरी में, क्योंकि आपको एक से एक प्रवृत्ति के लोगों से मिलना होगा, आपका सामना होता है जी। आपकी कई बार वो लोग आपकी सही बात पे भी गुस्सा जाएंगे, क्योंकि वो कहीं से जले भुने आते हैं, आप पे निकाल देंगे, तो वो आप पे निकाल देंगे और आपको लगेगा कि मैंने तो ऐसी कोई गलत बात बोली नहीं थी, तो फिर क्यों मुझ पे क्यों गुस्सा गया। लेकिन आपको फिर चूंकि आप सरकारी जिम्मेदारी पे हैं तो आपको उससे झगड़ा नहीं करना है जी। आप मन महसूस करके रह जाएंगे, खून का घूंट पी के कई बार रहना पड़ता है। मैं पब्लिक डीलिंग जॉब की बात कर रहा हूँ, मेरा तो पब्लिक डीलिंग नहीं है जो मैंने देखा है। अब मैं अपने जॉब पे आऊँ, हम लोगों की पब्लिक डीलिंग नहीं है। आपको पता है कि पार्लियामेंट में जाने के लिए कई सिक्योरिटी लेयर से गुजरना पड़ता है जी। खास करके 2001 में जब आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद से उत्तरोत्तर सिक्योरिटी में जो है। उस टाइम आप कार्यरत थे सर वहाँ पे? नहीं, मैं उस समय नहीं था, मैं उस समय जेएनयू में था। ओके। नाश्ता कर रहा था, तो मुझे पता लगा अरे संसद पे हमला हो गया है, ये वो। तो फिर हम लोग अपने जो हॉस्टल में, उस समय मैं सतलज छात्रावास है जो जेएनयू नॉर्थ गेट में घुस करके थोड़ा सा आगे जाने पर है, सतलज में था। तो उसमें हम लोग भागे, चूंकि संसद के नाम से भागे, कह रहे क्या हो गया, हमला हो गया। सिक्योरिटी और टाइट हो गई तो उस समय, हाँ उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा, अब तो और अभी और आगे होगी। तो एम्प्लॉयज़ के लिए भी मतलब बहुत सारे चेकिंग्स होते हैं। हाँ, एम्प्लॉयज़ के लिए भी क्या होता है कि हम लोग भी जैसे बैग लेके जा रहे हैं, उसकी स्कैनिंग होती है प्रॉपर जी। क्या है तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ों पे काफ़ी कड़ी नज़र है। क्योंकि अब देखिए, संसद तो हमारे देश में लोकतंत्र है, तो संसद तो लोकतंत्र का प्रतिबिंब है ना, लोकतंत्र का प्रतिनिधि है। एंड सर, अगर मतलब पार्लियामेंट की बात करें, संसद भवन की बात करें, कितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्किंग है ऑलमोस्ट? अब देखिए, अभी लोकसभा में करीब 2000 प्लस, 2000 से ज़्यादा, राज्यसभा में 1500 के करीब। ओके। तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं सर? अगर मेंबर्स की बात करें, एमपीज़ की बात करें, तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? एमपी तो देखिए सबको पता है कि लोकसभा में 545 हैं जी, जिसमें हमारा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जी, उसके 2 मेंबर अभी नहीं होते हैं। उसके 2 मेंबर अभी नहीं होते हैं वहाँ के लिए। अच्छा। जो 2 मेंबर्स की सीट है वो अभी नहीं, तो 543 है। अच्छा, अभी क्यों नहीं है सर? क्योंकि वो हिस्सा अभी पाकिस्तान ने, उस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है,
तो उसके लिए 2 सीट अभी भी रखा गया है नहीं, पहले क्योंकि है तो हमारा हिस्सा ना। ओके। देखिए हिस्सा तो हमारा है, लेकिन पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। हाँ लेकिन उसकी 2 सीट्स अभी भी अपने बिल्कुल, पास। क्योंकि देखिए हमारा जब हमारे देश का हिस्सा है जी। तो वो तो एक उसके भी तो प्रतिनिधि का तो की तो सीट रखी जाएगी। जी। एंड सर उसमें अंदर में काफ़ी सारी बहस होती है। मैंने अमित शाह जी के भी हाथ में देखती हूँ कि एक पेपर होता है, तो वो पेपर में जो ड्राफ्टिंग होती है वो आप लोगों ने कर रखी है? नहीं, वो अमित शाह जी की बात आपने की, तो अमित शाह जी हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी हैं। तो जो मंत्री जी होते हैं, मंत्री महोदय होते हैं, तो उनकी ड्राफ्टिंग उनके अपने उनके जो स्टाफ हैं, उनके अपने जो अधिकारी उनके साथ जो अटैच्ड हैं, और जो ज़रूरत पड़ने पर जो विषय के विशेषज्ञ हैं जी, उन लोगों से सब मिल कर करके तैयार करते हैं। ओके। हमारे यहाँ जो काम है, हम लोग स्पीकर साहब का जो अध्यक्ष महोदय का है जी, उनकी ड्राफ्टिंग हम लोग करते हैं। स्पीकर साहब का जी। ओके। तो ड्राफ्टिंग में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आप बता सकते हो सर कि क्या मतलब सबसे ज़्यादा आपको बेहतरीन क्या लगा या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहा आपके लिए? देखिए चैलेंजिंग ये होता है, स्पीकर किस क्षेत्र से आते हैं। जैसे अभी हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला जी, तो ओम बिरला जी हिंदी भाषी राज्य है राजस्थान जी, वहाँ के हैं, कोटा से हैं। अभी के हमारे अध्यक्ष महोदय अपना अधिकांश क्या लगभग पूरा ही भाषण हिंदी में देते हैं, और ये इस पर निर्भर करता है उस भाषण की भाषा जो है जी, ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो लक्ष्य श्रोता कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है। तो टारगेट ऑडियंस यदि इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, तो उसकी भाषा थोड़ी संश्लिष्ट होगी, उसकी भाषा थोड़ी उन्नत होगी। लेकिन बिल्कुल ले मैन के सामने भाषण दे रहे हैं तो उसमें शब्द जो है बहुत साधारण रखने होंगे। और दूसरी एक बात क्या होती है कि आमतौर पे जब आप भाषण देते हैं, भाषण करते हैं, तो उसमें दर्शक को उसको दोबारा सुनने का समय नहीं होता, तो उसकी भाषा, उसकी शैली बहुत ही सरल रखी जाती है कि जैसे ही सुने जी, जो दर्शक जैसे ही सुने वैसे उसको समझ में आ जाए जी। क्योंकि उसके पास उसको रिसर्च करने का कि पता नहीं ये शब्द बोल दिया, अब मैं डिक्शनरी में देखूं, मैं गूगल में सर्च करूं, हिंदी ये समय नहीं। बहुत टफ शब्द नहीं यूज कर सकते आप। हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग नहीं पता होता, बहुत टफ होते हैं, तो मतलब चीज़ों को बहुत ही मतलब सिंपल रखा जाता है। बहुत ही सरल। और जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि हिंदी में जो टफ की बात है जी, तो टफ तो इस चीज़ पर निर्भर करता है कि जो व्यक्ति विशेष है जी, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई है, किस माहौल में हुई है जी, किस भाषा में हुई है, उसकी मातृभाषा क्या है, प्लस उसका अपना शौक क्या है। जैसे मैंने कई अंग्रेजी वालों को भी हिंदी साहित्य पढ़ते हुए खूब देखा है जी। हिंदी साहित्य पढ़ने का शौक होता है, तो यद्यपि वो अंग्रेजी माध्यम से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन चूंकि हिंदी साहित्य पढ़ने का शौक है इसलिए उनके लिए हिंदी टफ नहीं होता है। उनके लिए हिंदी के बहुत सारे सो कॉल्ड जी तथाकथित कठिन शब्द भी उनके लिए आसान है। ओके सर, फिर से थोड़ा पार्लियामेंट में हम लोग एंट्री करते हैं जी। तो वहाँ पे अक्सर ये सुनने में आता है, मतलब लोगों को कितना कितना समय दिया जाता है बोलने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी का अक्सर ये कंप्लेन होता है कि अपोजिशन वाली पार्टी मुझे बोलने का मौका नहीं देती है। देखिए वहाँ पर क्या है कि जो संसद की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई में जी, अध्यक्ष महोदय के साथ सभी दलों के नेताओं की, सभी जो प्रमुख दल हैं उनके नेताओं की बैठक होती है जी। और जो सभा में आगे आने वाले दिनों में जिन जिन मुद्दों पे बहस होनी है या जरूरी समझी जानी है जी, तो उन पर अध्यक्ष महोदय उनकी सारे प्रमुख दलों के नेताओं के साथ बैठक करके उनसे विचार विमर्श करके कहते हैं, पूछते हैं कि क्या कैसे होना चाहिए जी। तो संसद में जो काम होता है
वो सारे राजनीतिक दलों की सहमति से होता है। जी, ये अलग बात है। कई बार डिबेट्स भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सत्ता पक्ष जो होते हैं, सत्ता पक्ष के जो सदस्य होते हैं, जी, तो सत्ता पक्ष की अहम भूमिका होती है। लेकिन इसमें जो प्रतिपक्ष है या विपक्ष है, राइट, वो सारे दलों के नेताओं की बातें सुन करके उनकी बातों को पर्याप्त तवज्जो देकर, पर्याप्त महत्व दे करके सारी कार्रवाई का निश्चय किया जाता है, निर्णय किया जाता है। जी, तो इसमें किसी विशेष दल के नेता को कई बार मलाल रह जाता है, या उनको मलाल होता है कि मुझे पूरी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, या मुझे बात रखने नहीं दिया जा रहा है। तो ये मलाल कभी कभी इस कारण भी होता है कि देखिए इतने सदस्य हैं, तो अध्यक्ष महोदय की जिम्मेदारी होती है कि अधिक से अधिक सदस्य अपनी बात रखें। जी, सबको बोलने का मौका, सबको बोलने का अवसर लोकतंत्र है। जनरली देखा जाता है सर कि अगर कोई बोलना चाह रहा है, लाइक मैं अमित शाह जी का ही मतलब देख रही थी, तो वो अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन अपोजिशन वाले बीच में बहुत हल्ला मचा रहे थे। तो स्पीकर साहब उन्हें कह रहे थे कि आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, आप उनकी बात पूरी होने दें। जी, ऐसा होता है कि वहाँ देखिए क्या है कि संसद की कार्रवाई में सांसदों के बोलने पे कोई रोक टोक नहीं है। जी, और संसद की कार्रवाई में सांसद जो बोलते हैं, उस बात को किसी न्यायालय में किसी में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उनको बोलने की अनुमति है, बहुत हद तक स्वतंत्रता वहाँ प्राप्त है। क्यों? क्योंकि सांसद जो बोल रहे हैं वो लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि हैं। यदि उनको वहाँ पे रोक टोक रहेगा तो फिर जनता की बात वो अपने मन से पूरी तरह से कैसे कर पाएंगे। तो टाइमिंग का इसमें क्या रोल होता है? तो टाइमिंग का रोल ये होता है ना कि जैसे कोई बिल जब पेश होना होता है, तो जो सारे दलों के जो नेता हैं उनके साथ अध्यक्ष महोदय की बैठक होती है, तो उन सब की बात सुन करके उसका एक निश्चित समय तय किया जाता है कि ठीक है ये वक्फ बिल है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिल था और बहुत विवादास्पद भी था। जी, तो उसमें मान लीजिए किसी बिल पर 10 घंटे या 12 घंटे या कुछ ऐसा सब लोगों की सहमति से फिक्स हुआ। तो चूंकि उसमें उतना समय फिक्स हो चुका है, मतलब टोटल 10-12 घंटे, हाँ मतलब एक मैं उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ, तो उतना समय फिक्स हो चुका है, तो अध्यक्ष महोदय को देखना है कि उतने समय में अधिक से अधिक सदस्य अपनी बात रख दें। तो इसी कारण कभी कभी कुछ सांसदों को शिकायत रह जाती है जी कि मैं तो बहुत तैयारी करके बोलने आया था, मुझे तो इतना बोलना था, मैंने जितनी बात बोली उसमें मेरी 2-4 बात छूट गई, तो वो चाहते हैं हाँ समय कम मिला। तो ये एक स्वाभाविक सी देखिए मनुष्य की प्रवृत्ति है कि मनुष्य अपने भाषण देने से या कोई काम करने से कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता। जैसा लोग न्यूज़ चैनल्स में भी देखते हैं, डिबेट को लेके काफ़ी कम टाइम उन्हें मिलता है, उन्हें ये रिग्रेट रहता है कि मुझे भी बोलने दिया जाए, जबकि उनको बोलने का मौका मिलता है, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं अभी और मतलब फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाता है, उसका भी रिप्लाई मुझे करना था आपने जो तो आखिर कोई तो सीमा होगी ना। जैसे देखिए कोई भी किसी भी सदस्य को अनवरत और बिल्कुल लगातार मन मुताबिक तो बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता। आप अपने बोलते जाओ, किसी चीज की एक सीमा होती है, सीमा करनी पड़ेगी, क्योंकि अध्यक्ष महोदय को भी ध्यान रखना होता है कि सारे अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने अपनी बात रखने का मौका दिया जाए जी, ताकि जो लोकतंत्र है सही मायने में संसद में भी लोकतंत्र रहे। राइट, संसद में भी तो लोकतंत्र रहना है। बिल्कुल। एंड सर हम लोग अभी वक्फ बिल की बात कर रहे थे, काफ़ी विवादों से घिरा रहा है ये बिल। वैसे तो आप बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा आप काम करते हैं, तो लेकिन अगर वक्फ बिल की बात करें तो बहुत विवादों से था, और इस पे आपकी क्या राय है सर? क्यों इतना विवादों में ये रहा? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए विवादों में इसलिए भी रहा
क्योंकि जो वक्फ कानून था जी उसमें उस कानून की कई धाराओं से समाज के कई तबके के लोग बहुत असंतुष्ट थे। वक्फ में ये था कि उसका जो वक्फ संपत्ति का जो प्रबंधन था, मैनेजमेंट था, वो एक तरह से कई जगह से शिकायतें आती थी कि मनमाना होता था। मतलब जो वक्फ का जो की जो संकल्पना है इस्लाम में जी, उस संकल्पना के आधार पर भी काम नहीं हो रहा था। ओके। कई लोगों ने, कई दबंग लोगों ने कई जगहों पर वक्फ संपत्ति को अपनी आय का जरिया बना लिया था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही ऐसा किया था, कब्जा कर लिया था। तो उसकी जो मूल अवधारणा है जी, ये उसके खिलाफ था। उसके प्रबंधन से संबंधित कई काफ़ी शिकायतें सरकार के पास आती रहती थी। तो कोई भी कानून हमेशा के लिए मतलब पूरी तरह से उपयुक्त नहीं होता। राइट। समय जिस तरह से समय परिवर्तनशील है, नए कानून बदलाव करने पड़ते हैं। तो किसी भी कानून में समय के अनुसार बदलाव करने ही पड़ते हैं जी। और तो वक्फ से संबंधित, वक्फ कानून से संबंधित भी बहुत सारी शिकायतों को देखते हुए, उस पर विचार करते हुए सरकार ने निर्णय किया कि अब इसमें संशोधन करने का समय आ गया है। जी। तो उस प्रबंधन से संबंधित और भी कई पहलुओं से संबंधित शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया और इस सेशन में वो कानून भी बन गया, पास हो गया। लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होकर के फिर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर। सरकार ने क्या संशोधन किया सर? इसमें एक तो था कि वक्फ कानून में था कि वक्फ बोर्ड जो था वो किसी भी संपत्ति को, यदि उसको लगता था कि ये संपत्ति वक्फ की है, ये संपत्ति आप मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की बात कर रहे हैं, राइट? नहीं, किसी की भी संपत्ति कि ये वक्फ की है तो उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर देता था। तो इसमें कई पक्षों को, कई समुदाय के लोगों को शिकायत आती थी कि नहीं, ये तो हमारे पास इसके पुख्ता कागजात हैं, तो ये तो हमारी संपत्ति है जी, तो ये वक्फ की कैसे हो गई। राइट। तो इस तरह से कई सारे विवाद बढ़ रहे थे। तो इस कारण से सरकार ने कहा कि अब हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, अभी तक जितनी भी आपत्तियां आई हैं उन सब पर संयुक्त संसदीय समिति सरकार ने बनाई जी। संयुक्त संसदीय समिति ने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस पे काफ़ी दिन तक चर्चा की। उसके बाद उस चर्चा में जो बातें उभर कर आई उन सबको समाहित करते हुए जी, सरकार ने संशोधन का स्वरूप तैयार किया। जैसे आपने संसद भवन की हम लोग बात कर रहे सर, तो उसमें आपने कहा लोकतंत्र का भी रहना बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें बैलेंस वे में चलना बहुत ज़रूरी है और वो काफ़ी मर्यादित जगह भी है, राइट? आपको मर्यादा के रूप में ही आपको रहना होता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे कई बार ऐसा भी देखा गया है कि विपक्ष के लोग या किसी समुदाय के लोग बिल को फाड़ देते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये लोकतंत्र का या संसद भवन का अपमान होता है? अब देखिए, सरकारी अधिकारी होने के नाते जी मैं ये एक बहुत विवादास्पद मुद्दा है जो आपने पूछा जी। सरकारी अधिकारी होने के नाते मैं इस पर टिप्पणी करने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हम सब लोग व्यक्ति हैं जी, हम सबके अपने व्यक्तिगत आवेग संवेग हैं। राइट। कई बार
हम भावना में इतने बह जाते हैं कि जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो व्यवहार हमारा जो नहीं होना चाहिए, स्थान को और विषय को, माहौल को देखते हुए, तो उस तरह की भी हरकतें हमसे हो जाती हैं जी, जो व्यवहारिक नहीं है, जो मर्यादित नहीं कही जाएंगी जी, नहीं कही जाती हैं। तो जब ये चीज़ें हो जाती है तो जो इस तरह का व्यवहार करते हैं उनको खुद अफसोस होता है ओके, कि मैंने भावना में बह करके ऐसे कर दिया जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जी, तो संसद सदस्य भी आम जनता के बीच से ही चुने जाते हैं, राइट, लेकिन चुने जाने के बाद वो विशेष हो जाते हैं क्योंकि वो लाखों लोगों के प्रतिनिधि हो जाते हैं। राइट, लाखों लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना और लाखों लोगों के काम करवाना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र में सांसद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी, तो कभी कभी भावना में बह करके तो आपको सर यहाँ पे थोड़ी सी उनसे ऊंच नीच हो जाती है मैं कहूँगा थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है, जिसका उनको खुद अफसोस होता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आप जब इतने लाखों जनता का प्रतिनिधि कर रहे हो तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ऊंचे पोस्ट पे वहाँ पे आप बैठे हुए हो, बहुत जिम्मेदारियों के साथ। ठीक है, ये बिल्कुल जो आम लोगों की जो अपेक्षा है संसद सदस्यों से कि बहुत मर्यादित आचरण होना चाहिए, कि अपेक्षा बिल्कुल सही है। लेकिन संसद सदस्य भी, मैंने पहले भी कहा कि संसद सदस्य भी व्यक्ति ही हैं। जी, तो सर आप यहाँ कितने साल से कार्यरत हैं? मैं लगभग 21 साल से। 21 सालों में सर कुछ मैं चाहती हूँ कि आप कुछ पार्लियामेंट की कुछ इंटरेस्टिंग बात बताएं जो मतलब नॉर्मल जनता नहीं देख पाती है। संसद की जो कार्रवाई जो प्रसारित होती है वो तो लोग देखते ही हैं जी। बाकी ऐसे जो हम लोग का कभी कभी इंटरेक्शन होता है, तो कई बार जैसे नए संसद सदस्य आते हैं, पहली बार चुन के आए हैं, तो उनको कई चीज़ें मालूम नहीं होती, तो वो कई बार जानकारी लेने के लिए हम लोग के ऑफिस में, मतलब हमारे कमरे में जो शाखा का जो कमरा है उसमें भी कई बार जी चले आते हैं। तो हम लोग भी उनका पर्याप्त सम्मान करते हैं। हम लोग भी ये समझकर कि चूँकि ये महोदय पहली बार संसद सदस्य बने हैं तो इनको कई चीज़ें मालूम नहीं है, तो हम लोग उनको बहुत ही सम्मान से बैठा करके जी उनको उनकी जो भी जिज्ञासा होती है, उन्हें जो भी जानना होता है, हम लोग उनको बताते हैं और हर संभव सहायता जो हम लोग कर सकते हैं। तो उस टाइम क्या मतलब क्वेश्चंस क्या रहते हैं उनके, क्या जानकारी चाहिए होती है उन्हें? मैं प्रश्न कैसे पूछूं? मैं एमपी तो बन गया तो मेरा कोई अनुभव भी है नहीं, तो मैं प्रश्न कैसे पूछूं? आप बताइए कि किस तरह के। तो हम लोग उनको क्वेश्चन दिखाते हैं कि देखिए सर, इस तरह के प्रश्न जो है ये आप देखिए, इस तरह के प्रश्न इस शैली में पूछे जाते हैं जी। तो आप बताइए कि आपको किस विषय पे पूछना है जी। तो वो बताते हैं कि देखिए ये विषय है हमारा ये। तो हम लोग उनको एक आउटलाइन टाइप का एक बता देते हैं कि सर इसमें ऐसे ऐसे करके सवाल हो सकते हैं और उनका वो जो बताते हैं तो इसको ऐसे सर प्रेजेंट कर सकते हैं। वो मतलब हम लोग उनकी भरसक सहायता करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो मतलब स्क्रीन देखते हैं हम लोग हमेशा, न्यूज़ वगैरह में जो आप बोल रहे प्रसारित होता है, उसके पीछे आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग और बहुत ज़्यादा योगदान है। हम लोग की नियुक्ति ही इसी के लिए होती है। हम लोग संसद की जो कार्रवाई है वो कितनी अच्छी तरह से चले जी, और उसमें कितनी गुणवत्ता हो, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी हो जी। तो इन सब सारे पहलुओं के लिए हम लोग जो संसद में भी जो भी काम कर रहे हैं हम लोग कोई कोर कसर अपने तरफ से नहीं छोड़ते जी। तो सर आपका राहुल गांधी के साथ भी इंटरेक्शन होता होगा? नहीं, हम आमतौर पे हम लोगों का सांसद महोदय के साथ जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं के बराबर होता है। ओके। क्योंकि
हमारा टेबल वर्क ज़्यादा है। कभी कभी जैसा मैंने बताया कि कभी कभी शाखा में आ जाते हैं जी। तो उनको जब आ गए हैं और उनकी जिज्ञासा है, उनको कुछ पूछना है, उनको कुछ जानना है तो उसके बारे में कभी मिलना जुलना हुआ उनसे सर? नहीं, मेरा व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी जी से कभी मिलना नहीं हुआ। ओके। तो कोई ऐसे नेता जिनके साथ आपका बैठक हुआ, मिलना जुलना हुआ, कुछ जानकारियाँ एक्सचेंज हुई? जी, पिछली लोकसभाओं में थे तो उनके साथ किसी ने मुझे कहा कि मैंने आपके बारे में सांसद महोदय को बताया है तो आप क्यों नहीं जाते हैं उनसे मिलने। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है क्षेत्र के लोगों की कि मुझे बड़ा संकोच होता है कि वो क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारियों के लिए लगातार बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। और तो मैं यदि उनसे मिलने जाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा एक अपराध बोध जैसा होता है कि उनके क्षेत्र के लोगों का कुछ समय मैं जो उनको मिलना चाहिए उनके क्षेत्र के लोगों के लिए है, आपने कंज्यूम कर लिया। वो मैं मतलब इसलिए मैं जल्दी मिलने जाना नहीं चाहता। नाम क्या है सर उनका? एक सदस्य थे जो बिहार से थे, मंगनी लाल मंडल जी। तो उनके बारे में उनके कुछ जानकार जो थे, बहुत क्लोज थे, वो मेरे भी क्लोज है। तो उन्होंने कहा, आप भी बिहार से हो सर? जी, मेरे भी रूट्स बिहार से ही है। तो उसमें मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा भी कि जो मेरे मित्र ने जिनका नाम लिया कि उन्होंने कहा कि फला बाबू ने तो आपके बारे में कई बार कहा, आप तो आते ही नहीं हैं, आप तो मिलते ही नहीं हैं जी। तो मैंने उनको कहा कि सर, आप लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं। मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। जैसे आपने कहा फलना बाबू ने, तो ये जो फलाने बाबू, हाँ, तो ये हमारे बिहार में काफ़ी प्रचलित शब्द है कि सर, आप लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं तो आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप उन सब लोगों के, जो आपका 5 साल का निश्चित कार्यकाल है जी, उन सब लोगों की अपेक्षा आकांक्षा पे खरे उतरें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आप खुद इतना इन जिम्मेदारियों के निर्वहन में इतना व्यस्त रहते हैं कि मुझे थोड़ा अपराध बोध होता था कि मैं आपके पास आऊँगा तो आप मुझसे बातचीत करेंगे, कोई मेरा ऐसा काम तो है नहीं जी। और आप मेरे क्षेत्र के प्रतिनिधि भी नहीं हैं कि मैं बिल्कुल हक से आपके पास आऊँ कि हाँ, आप मेरे प्रतिनिधि हैं तो क्यों नहीं आप मेरा काम कीजिएगा, क्यों नहीं मैं आपके पास आऊँ। तो इसीलिए मैं बड़ा संकोच बस नहीं आता था कि वहाँ के जो है जनता का, वहाँ के लोगों का कुछ समय मैं बर्बाद कर दूंगा। तो बातचीत फिर सही हुई इनके? हाँ, तो बातचीत हुई और बहुत देर तक बात। उन्होंने कहा कि नहीं, अरे आपका तो इतनी बार नाम लिया आप मैं तो खुद ये करता था कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं थोड़ा संसद सदस्यों से मिलने के मामले में संकोची हूँ, मैं जल्दी मतलब मिलता ही नहीं हूँ। सर, मेरे जो फेवरेट है, मतलब लोगों को काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ एंड हीरोज़ से मिलने का शौक़ है, मुझे मोदी जी से मिलने का काफ़ी शौक़ है। तो आपका उनसे कभी इंटरेक्शन हुआ कि नहीं सर? नहीं, कभी नहीं हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री पद एक ऐसा पद है ना कि प्रधानमंत्री जी जब संसद में भी आते हैं जी, तो उनकी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और सब कुछ होता है, तो कोई भी ऐसे उनसे कभी भी नहीं मिल सकता जी। तो कभी देखना, कभी उनकी कोई पर्सनालिटी जो आप बताना चाहें? हाँ, देखने का अवसर मुझे मिला है जी, देखने का अवसर मिला है। बल्कि एक इस संबंध में एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। इनके पहले जो प्रधानमंत्री थे जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बहुत ही विद्वान, बहुत ही काबिल, बहुत ही उम्दा शख्सियत। आई एग्री। तो एक बार क्या हुआ कि अभी तो मैं पुराना संसद भवन कहूँगा, उन दिनों वही संसद भवन था जी। अभी वो संविधान सदन, पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन हो गया। तो एक बार जो उसका जो केंद्रीय कक्ष है जी, उससे सटे कॉफ़ी बोर्ड है, तो वहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं। तो एक बार मैं 2-3 दोस्तों के साथ कॉफ़ी पी रहा था जी, तो मेरा चेहरा जो है वो कॉफ़ी में ले रहा था और कॉफ़ी वाले से बातचीत कर रहा था, कॉफ़ी पी रहा था, कॉफ़ी वाले से बातचीत कर रहा था।
कॉफ़ी जो वहाँ सर्व करते हैं। उसी बीच क्या हुआ कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहाँ से क्रॉस कर रहे थे। क्रॉस कर गए। जी कर गए तो अब चूंकि मैं उस तरफ मेरी पीठ थी, जी मैं स्टाफ से बातचीत कर रहा था, तो जब क्रॉस कर गए तो फिर मेरे दोस्त ने, जो दो दोस्त भी साथ में पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे उपेंद्र जी अभी तो, अरे डॉक्टर साहब अभी तो पीएम गए बगल से, अभी पीएम गुजर गए। तो फिर मैं इधर मुड़ा, मैंने कहा यार मैं तो इधर मुंह किए हुए था, मैं तो बातचीत कर रहा था। जी जी मैंने कहा कि ओहो मैं तो मिस कर गया। तो ये एक बड़ा रोचक है कि प्रधानमंत्री जी गुजर गए। पीएम मींस देश का राजा, आप बोल लो, जैसे पहले के प्रधानमंत्री जी वहाँ से क्रॉस कर गए, जी वहाँ से गए और मुझे पता भी नहीं लगा। पहले के टाइम में राजा जब आने वाले होता था तो पहले से अनाउंसमेंट हो जाता था कि वो आने वाले हैं सभा में। हाँ, तो ऐसा कुछ होता तो शायद आपके साथ ये नहीं होता। नहीं उसका कारण ये रहा कि जो केंद्रीय कक्ष के पास जो कॉफ़ी बोर्ड है उसमें बहुत सीमित लोगों की एंट्री होती है। स्टाफ में भी सब लोग नहीं जा सकते वहाँ। उच्च अधिकारी जा सकते हैं, उच्च अधिकारी जा सकते हैं, और जो जिनका जो है संसदीय गतिविधियों से एकदम प्रत्यक्ष रूप से लेना देना है जी, या CPWD के स्टाफ जो कि मरम्मत वगैरह ये सब वो तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ व्यवस्था करनी है, ये बाकी सब लोग नहीं जा सकते। सर मोदी जी की पर्सनालिटी के बारे में कुछ बताएं। ऐसे तो हम सब उन्हें जानते हैं, लेकिन आपने करीब से देखा है उन्हें। और हमारे प्रधानमंत्री जी की शख्सियत तो इतनी उम्दा है कि उनके बारे में तो कुछ भी कहना एक तरह से सूर्य को दिया दिखाने के समान है। राइट। उनसे, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रेरणा लेता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रेरणा लेता हूँ कि हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री के रूप में वो अनबरत काम करते रहते हैं, नॉन स्टॉप काम करते हैं। राइट, नॉन स्टॉप काम करते हैं। और यही नहीं बल्कि मुझे कुछ लोगों से पता चला कि जब वो विदेश जाते हैं जी, तो विदेश में भी फ्लाइट का कुछ इस तरह का एक रखते हैं, शेड्यूल इस तरह का रखते हैं कि उसमें भी वो मैक्सिमम समय फाइल वगैरह निपटाने, मतलब वो देश के काम के लिए उस मैक्सिमम समय देते हैं। मतलब उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, उस टाइम को भी वो अधिकतम उसका उपयोग करते हैं जी, क्योंकि उनमें जो जज्बा है और उनका जो व्यक्तित्व है जी, और खास करके जो उनमें जो एनर्जी लेवल है उनका एनर्जी लेवल तो असाधारण है, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं खुद कई बार थोड़ा मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, थक जाता हूँ, कभी कभी होता है ऐसा। जी जी। तो उनके बारे में जब ध्यान आता है तो उनका नाम याद आते ही, उनके बारे में ध्यान आते ही जैसे लगता है कि मुझ में जो है एक नई उमंग का एक समावेश हो जाता है। जी जी जी। लगता है कि नहीं, ओह नहीं थका नहीं हुआ, अभी और काम करना चाहिए। वो कंटिन्यू कहीं ना कहीं, वो विदेश से भी आते तो कहीं ना कहीं वो अपने काम में जाके लग जाते हैं। वो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा रेस्ट लेते हैं, वो नहीं, बहुत कम। अच्छा, वो योग करते हैं तो बहुत ही, मैंने उनके बारे में जो सुना है, बहुत ही कम सोते हैं। मतलब वो अपना समय, जो भी अधिकतम समय जो हो सकता है जी, वो देश के लिए देते हैं। आई एग्री सर। मोदी जी एंड योगी जी बोथ आर माय फेवरेट। दोनों मुझे काफ़ी पसंद है। हाँ, योगी जी का भी एनर्जी लेवल बहुत ज़बरदस्त है। और योगी जी की जो बात मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है जी, कि वो बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय लेते हैं। राइट। वो यदि निर्णय जनता के लिए सही है जी, तो सही है, फिर उस निर्णय का समाज के किस वर्ग पर, किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या उनकी खुद की कुर्सी पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, या खुद उनके
पद पर क्या प्रभाव पड़ेगा जी। उसकी वो परवाह नहीं करते। जी। एक बार जब वो बिल्कुल सारे प्रोस कॉन्स पर विचार करके जब संबंधित पक्ष से सलाह मशविरा करके निर्णय ले लेते हैं तो जी। फिर वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। राइट। और प्रशासक के रूप में उनके इस गुण को मैं बड़ा पसंद करता हूँ। जी जी, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है सर। संसद की कैंटीन पर भी आते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जैसे पक्ष विपक्ष दोनों लोग जाते होंगे, तो वहाँ पे क्या माहौल रहता है आफ्टर बहुत बड़ा डिबेट? देखिए क्या है कि हमारे देश में लोकतंत्र है जी। तो कई दल हैं, उन सबकी अपनी विचारधाराएं हैं, राइट। उन सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। तो संसद में जो बहस होती है तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सांसद जो आपस में बहस करते हैं तो वहाँ बहस मुद्दों के आधार पर होती है। जी। इन बहस में कई बार गर्मा गर्मी, कई बार उत्तेजक क्षण आते हैं। राइट। तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि पक्ष और प्रतिपक्ष के संसद सदस्यों में आपस में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी होती है, यह कतई नहीं है। व्यक्तिगत रूप से उनके आपस के ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको जनता की बात रखनी है, मुद्दे के आधार पर बहस करनी है और सरकार की नीतियों में उनको कोई खामी दिख रही है तो सरकार की नीतियों में सुधार कराना, अपनी आलोचना, उन नीतियों की आलोचना के माध्यम से सुधार करना उनकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, उनका लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व है। मतलब उस टाइम में वो जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता का प्रतिनिधि करते हैं, उस जनता के प्रतिनिधि के रूप में वो दायित्व का निर्वाह कर रहे होते हैं। वो बहस होता है उस मुद्दे को लेकर। हाँ, उस मुद्दे को लेकर होता है। लेकिन कैंटीन में जी, कैंटीन में सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है। कैंटीन में कभी किसी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के सदस्यों के बीच में कभी कोई गर्मा गर्मी नहीं होती। मतलब अब भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित माहौल हो गया, बहुत ज़्यादा बहस हो गई, कुछ मुद्दों पे हो जाता है, उसके तुरंत बाद अगर वो कैंटीन में जाते हैं तो वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के सांसदों को मालूम है कि भाई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और ये हमारा पर्सनल मैटर नहीं है। पर्सनल कोई मैटर नहीं है। पर्सनली तो सब देखिए, सब एक लेवल के लोग हैं, एक ऊंचाई के लोग हैं, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मुद्दे आधारित उनके मतभेद हैं। मेरे कहने का आशय ये है कि मतभेद है, मनभेद नहीं होता उनमें। बहुत बड़ी बात कही। देखिए, मतभेद और मनभेद, मेरे शब्द पर गौर कीजिए। मनभेद नहीं होता, राइट। मन में भेद नहीं है, मत में भेद है। तो मत में भेद तो देखिए घर में भी होता है। कई बार किसी एक मुद्दे पे पति पत्नी के बीच में भी मतभेद होता है जी। पति का कोई और मत होता है, पत्नी का कोई और मत होता है। पति पत्नी का अगर कुछ मतभेद हो जाए तो मनभेद भी हो जाता है लेकिन ये अच्छी बात है कि पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। नहीं तो देखिए, पति पत्नी का जो आपने मनभेद की बात कही, तो चूंकि हमेशा साथ रहते हैं, इस कारण थोड़े समय के लिए वो भी हल्का फुल्का हो जाता है। उनका पर्सनल रिलेशनशिप भी है, लेकिन अगर व्यक्तिगत ये होता है। तो आप जैसे बता रहे सर कि उनका पर्सनल मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसा अक्सर देखा जाता है, हमेशा कि जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स होते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं, पार्टीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो आपस में ही सपोर्ट करते करते पर्सनली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपस में बहुत ज़्यादा वो मारपीट कर लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन्हें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से देखिए, हम जितने भी हम अपने भारत देश के नागरिक हैं जी, एक तो हर नागरिक को ये बात समझनी चाहिए कि जो मतांतर होता है, मतभेद जो होता है, उससे जो चीज़ निकल के आती है जी, उससे चीज़ रिफाइन होती है, उससे चीज़ शुद्ध होती है। हम लोग यदि स्वस्थ बहस करते हैं किसी मुद्दे पर, तो उससे जो एक नई चीज निकल के आती है जी, उससे दोनों पक्ष को लाभ होता है। राइट। तो मेरा तो
जो आम जनता है, आम नागरिक हैं, हम सब लोग देश के, मैं भी देश का नागरिक हूँ, तो मेरा उन सब लोगों से जो इन सब बातों पे झगड़ा कर बैठते हैं, कई बार हाथापाई और ये कर देते हैं, मैं उन सब लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि देखिए, देश, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं हम, देश हमारा सबका है जी, देश किसी एक का नहीं है। राइट। और हम सब में से हर एक की बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी है कि हम कभी भी किसी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएं। हम व्यक्तिगत आवेग के अतिरेक में, भावना में बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बह करके हम कभी भी राष्ट्रीय संपत्ति का या किसी की व्यक्तिगत संपत्ति का भी नुकसान नहीं पहुंचाएं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि चीज़ें बनने में बहुत समय लगता है। लोग दंगे भड़काते हैं और पल भर में लोगों की कमाई को, और बिगड़ने में, किसी चीज़ को बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत संसाधन लगता है, बहुत रिसर्च लगता है, बहुत मेहनत लगती है कई पक्षों का। लेकिन जब किसी चीज़ को नाश करने में पल भर में, कुछ क्षण में नाश हो जाता है। जैसे कि आपने कहा व्यक्तिगत चीज़ों को भी आप नुकसान मत पहुंचाओ, तो नॉर्मल इंसान अगर एक कार बाय करता है तो उसका ड्रीम काफ़ी टाइम लगता है उसे फुलफिल करने में, एक कार खरीदने के लिए, लेकिन पल भर में आप अपने पर्सनल ईगो की वजह से उसे जला के स्वाहा कर देते हो, तो उस बेचारे बंदे की क्या गलती होती है? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, व्यक्तिगत राष्ट्रीय संपत्ति को तो खैर किसी हालत में कभी भी, कितना भी भावना के आवेश में आ जाएं आप, नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए। ये देश के हम सभी का, हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी क्यों हम नुकसान पहुंचाएं? बिल्कुल सर, क्योंकि झगड़ा फसाद से, लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल तो होता नहीं है, बल्कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। अपने ही देश का आप नुकसान कर रहे हो, अपने देश के हित की बात फिर आप मत ही करो। एक तरफ से आप अपने देश के हित की बात कर रहे हो और अपने देश के लोगों का ही नुकसान कर रहे हो। हाँ, अपनी, देखिए, राष्ट्रीय संपत्ति जो भी है हमारी सबकी संपत्ति है ना। एग्जैक्टली सर, किसी एक की नहीं। अब यदि किसी ने कोई रेल के डब्बे में आग लगा दी जी, तो पता नहीं कैसी मानसिकता है कि उसने आग लगा दी जी। क्या रेल उसका नहीं था? क्या रेल में उसने सफर, संपत्ति तो हम सबकी, क्या रेल में वो सफर नहीं करता? क्या उसके परिवार के लोग, उसके जानने वाले सफर नहीं करते जी? क्या रेल उसके लिए नहीं बनाई गई थी? तो पता नहीं कैसी पाशविक भावना, कैसी विध्वंसकारी भावना के वशीभूत होकर के लोग ये कर देते हैं जी। उनको समझना चाहिए कि क्या कर रहे हो, ये देश का नुकसान कर रहे हो, देश का नाश कर रहे हो। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल, मैं इस चीज़ से तो कभी, मतलब कभी समर्थन नहीं करता, बल्कि मैं उन लोगों से हाथ जोड़ कर करके मतलब निवेदन करता हूं कि ऐसा कभी नहीं करें। क्या बात, कभी भी नहीं करें जी। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से उनमें थोड़ा सा सुधार तो आए। हाँ, मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होती है, तो ये राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद होना बिल्कुल लाजमी है जी, बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन आप दो अलग अलग दल के, दो अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग भी यदि आपस में बातचीत करें तो वो स्वस्थ बहस करें, राइट, हेल्दी डिस्कशन करें, और वो इस चीज़ का बिल्कुल, इस बात का बिल्कुल पूरी तरह ध्यान रखें कि उनके बहस से, एक दूसरे की आलोचना से, एक दूसरे की बात को काटने से कोई ऐसी नई चीज़ उभर के आए जिससे दोनों लोग को अच्छा लगे और जो हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के, हमारे समाज के और खुद हमारे व्यक्ति के काम आए, राइट, ताकि उसके बारे में कोई जाने कि हाँ भाई बहस हुई तो ये बात उभर के आई, अच्छा कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष अच्छा निकले। निष्कर्ष मारपीट और इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है सर। ये तो मतलब एक तरह से पूरी तरह से वाली चीज है, बेवकूफ़ी कही जाएगी। अगर न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो नॉर्मली आजकल इवनिंग में किसी न किसी मुद्दे पे डिबेट्स होता है। लाइक एक साइड बीजेपी की पार्टी बैठती है, एक साइड कांग्रेस की पार्टी बैठती है, कई बार मतलब कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, तो लेकिन काफ़ी मतलब लोग आक्रोशित हो जाते हैं, वो डिबेट बहुत हाई लेवल पे चल जाता है, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है क्योंकि एपिसोड शो ख़त्म करने का टाइम हो जाता है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बारे में तो मैं
व्यक्ति के रूप में जी मैं अपनी बात रखना चाहूँगा जी कि दर्शक के रूप में, व्यक्ति के रूप में, हम्म कि हम सब लोग जो डिबेट देख रहे होते हैं तो इस आशा से, इस अपेक्षा से डिबेट देख रहे होते हैं कि हमें कुछ ज्ञानवर्धक बातें पता लगे, हमें जो जिस विषय पे बहस हो रही है जी उसके कुछ ऐसे पहलू पता लगें जो राष्ट्र निर्माण में काम आए, हमारी व्यक्तिगत जानकारी को भी संपुष्ट करें, उसमें वृद्धि करें और हम उनको जान करके अच्छा महसूस करें जी और हमें बिल्कुल दिली तौर पर ये महसूस हो कि अच्छा ये डिबेट हमने आधे घंटे जो टीवी देखा, जो टेलीविज़न देखा, कुछ इंफॉर्मेटिव थे, बड़ा अच्छा लगा, इससे मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई, जी बहुत अच्छा लगा। चाहे वो पक्ष की बात हो, प्रतिपक्ष की बात हो, विषय विशेषज्ञ की बात हो, पत्रकार महोदय की बात हो, लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कहना पड़ रहा है, मैं बहुत ही भारी मन से, बहुत ही भारी दिल से ये बात कह रहा हूँ कि आजकल के जो डिबेट्स होते हैं, अधिकतर डिबेट्स को देख करके निराशा होती है, मन क्षुब्ध हो जाता है। उसमें एक तो कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा अमर्यादित आचरण देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत अमर्यादित आचरण तो लगभग हर डिबेट में देखने को मिलता है जी। तो इससे जो है एक उसको देखने के बाद दिल जो है परेशान हो जाता है, हेल्दी डिस्कशन नहीं होता है उसमें, दिल परेशान हो जाता है और फिर अपने निर्णय पे कई बार अफसोस होने लगता है कि ये बेकार में इतना समय डिबेट में देखा, नहीं देखता मैं भी काफ़ी डिबेट्स देखती थी, लेकिन इतना ज़्यादा एग्रेशन में लोग आ जाते थे, इतना ज़्यादा चिल्लाते थे, लगता है कि कहाँ इतनी तेज़ लड़ाइयाँ हो रही, इतना शोर हो रहा है। तो कई बार मेरी मम्मी भी कहती थी कि क्या लगा ली, लग रहा है सब कितने लड़ रहे हैं, प्लीज़ चेंज द चैनल बेटा। तो हमें फिर चैनल चेंज करना पड़ता था। उसका कारण है कि प्रायः डिबेट्स में वही रटी रटाई चीज़ें, घिसी पिटी चीज़ें बार बार लोग बोल रहे होते हैं। एक्चुअली मुझे जहाँ तक प्रॉब्लम समझ में आती है, लोग सामने वाले की बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो अपने ही बातों पे अड़े रहते हैं, बस मुझे बोलना है, सामने वाले की आवाज़ को दबाना है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही जी। कि हम सब लोगों में सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम अपनी बात कहने के आवेग में इतने वशीभूत हो जाते हैं जी कि हम सामने वाला कोई बात कहना शुरू करता है, उसकी कुछ शब्द होते हैं उसके कि उसी के बाद हम अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं, राइट। जबकि ये नहीं होना चाहिए। क्या पता वो सामने वाला जो बात कह रहा है, आगे जो वो कहना चाह रहा है, वो आप जो कहना चाह रहे हैं वही बात वो पहले कहना चाह रहा है, right. तो आप पूरी बात तो सुनिए। exactly. हम समझते हैं कि नहीं, अच्छा ठीक है, 2-4 शब्द इसने कह दिया, हो गया, अब मैं अपनी बात रखूं। तो ये एक जो धैर्य की कमी जो है, आजकल की जो इसमें भाई आजकल की भाग दौड़ की जो जीवन शैली है ना जी, ये उसका परिणाम है कि हमारा सब कुछ जल्दी में होना चाहिए, कि हमारे पास धैर्य बहुत कम हो गया, हम किसी की भी बात सुनना नहीं चाहते। अब मुझे लगता है कि डिबेट का अगर सही मतलब ये है कि 1 बाय 1 दोनों को बोलने का मौका दिया जाए। आप पहले सामने वाली पार्टी की पूरी बात सुन लो, देन आप अपनी बातें कहो, आप नोट कर लो अगर आपको उसके अगेंस्ट में कुछ कहना है तो। जी। लेकिन सामने वाले को कहने ही नहीं दिया जाता, पब्लिक को, व्यूअर्स को भी कुछ समझ में नहीं आता, वो टीवी बंद कर देते हैं या चैनल चेंज कर देते हैं। हाँ, देखिए, सामने वाली बात को सुन के जी मुद्दे के आधार पे उस सारी बातों का जवाब देना चाहिए, राइट। और उसमें उसके पक्ष या प्रतिपक्ष में बोलना चाहिए जी। उसमें, और वो बिल्कुल तथ्य आधारित बातें होनी चाहिए। कपोल कल्पना, किंवदंतियाँ और ऐसे सुनी सुनाई आधारहीन बातें नहीं होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल सर, आधारहीन बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़े शब्द आपने कहे कि चीज़ों का आधार तो होना ही चाहिए, कुछ तो बेस हो। आप जो बात आप कह रहे हैं, चाहे कोई आपका लाख विरोधी हो, सामने वाला पक्ष आपका लाख विरोधी हो, लेकिन उसको कम से कम इतना तो जरूर लगना चाहिए कि आप बिल्कुल निर्मूल और निराधार बात नहीं कर रहे हैं, राइट। आपकी बातों का कुछ
आधार है, मतलब आपकी है। बातों का कुछ उत्स है, जी, जी। कुछ उसकी जड़ है, कुछ उसका मूल है। राइट क्योंकि निर्मूल और निराधार बात मतलब बकवास। राइट आप कोई निर्मूल निराधार बात कर रहे हैं मतलब बकवास कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो बकवास के लिए डिस्कशन तो नहीं होता ना। जी। एंड सर आगे बढ़े तो आप हिंदी भाषा के विशेषज्ञ हैं एंड हमारी मातृभाषा भी हिंदी है, तो आज के टाइम में आप हिंदी को कैसे देखते हैं? तो मैं विशेषज्ञ होने से मतलब विशेषज्ञ होना बहुत बड़ी बात है। जी तो मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं लगातार सीख रहा हूँ, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और ऑफिस में जो मेरा जो जॉब है जी वो मुझे लगातार सीखने के लिए बाध्य भी करता है, क्योंकि भाषा कर्मी जो है वो यदि लगातार अपने आप को सीखेंगे नहीं, नई बात नहीं सीखेंगे, जी भाषा का क्षेत्र अनंत है। तो कोई भी आदमी यदि दावा कर रहा है कि मैं विशेषज्ञ हूँ, बहुत बड़ा विशेषज्ञ हूँ, तो मुझे लगता है कि उस आदमी को अपने दावे पर विचार करना चाहिए। जी विशेषज्ञ हम में से प्रायः कोई भी नहीं होता। जी। हम सब लर्नर हैं, हम सब पाठक हैं। हम जितनी ही चीज़ पढ़ेंगे, जितनी ही चीज़ जानना चाहेंगे, जितनी जिज्ञासा रहेगी, हम उतना ही सीखेंगे। और उन सब बातों को सीखने से हमारे व्यक्तित्व में उतना ही सुधार आएगा। मतलब आप कितने भी बड़े विशेषज्ञ क्यों ना हो जाए, आपकी लर्निंग प्रोसेस हमेशा बिल्कुल रहनी चाहिए। बिल्कुल। जी देखिए, मैं छोटी सी बात कहता हूँ जी कि आपने कहा कि मैं विशेषज्ञ हूँ। मैंने पाया है कि कई बार मैं बहुत छोटे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, जी तो उनसे कई बात मैं सीखता हूँ। जी कई बात वो बच्चे चकित कर देते हैं। आजकल के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, जी। वो कई बार चकित कर देते हैं। तो कोई ऐसी बात बोल देते हैं या कोई ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं कि मुझे लगता है कि मैं तो इतनी उम्र का हो गया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। जी। तो सर अरे ये कैसे हो गया? आप जेएनयू में भी सर कहते हैं हिंदी अनुवाद कुछ पढ़ाते थे, बताइए। हाँ, मैं जेएनयू में जब रिसर्च कर रहा था, जी एमफिल कर रहा था, तो जो देशों के बीच जो है, परस्पर देशों के बीच एक भाषाई आदान प्रदान कार्यक्रम होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे भारत से भी दूसरे देश जाते हैं लोग जी पढ़ने के लिए, तो उसमें भाषा वहाँ की सीखते हैं। जी और उसी तरह से विदेश के लोग भी हमारे यहाँ आते हैं। और प्रायः ये देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में ये चीज़ जी ये होता है। तो जिस समय मैंने रिसर्च में एडमिशन लिया, कुछ दिन मैंने 6 महीना के करीब पढ़ाई की होगी, तो उसी समय रिक्वायरमेंट हुई। और मेरे कुछ सीनियर्स जो मुझे जानते थे, दिवंगत थे, वो नहीं हैं, उनका नाम था प्रोफेसर ज्योतिषर शर्मा। जी तो बहुत ही अच्छा, उनका स्वभाव तो बहुत अच्छी थी। जी तो उनके पास जाकर के मेरा नाम लिया। मैडम ने चर्चा की होगी कि विदेशियों को पढ़ाने के लिए क्या करें, कौन पढ़ाएगा, क्योंकि हिंदी पढ़ानी है, हिंदी भाषा साहित्य संस्कृति पढ़ानी है, लेकिन मीडियम अंग्रेजी होना चाहिए। तो जो बंदा पढ़ाएगा उसकी अंग्रेजी एक अच्छी होनी चाहिए, तभी तो, क्योंकि लिंक लैंग्वेज अंग्रेजी होनी चाहिए। तो उन लोगों ने मेरे नाम का सुझाव दिया। तो मैडम ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, और मुझे अभी भी याद है कि मैडम ने कहा कि आपके बारे में आपके सीनियर्स ने ऐसी ऐसी प्रशंसा की है, ये वो कि आपकी भाषा बहुत, हिंदी बहुत अच्छी है, अंग्रेजी बहुत अच्छी है, ये है वो है। तो मैंने उनको कहा कि मैडम ऐसा है, ठीक है, जिन सीनियर्स ने मेरे बारे में कहा है मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मैं अपने बारे में, मुझे पता है मैं कितने पानी में हूँ। मेरी न तो हिंदी न तो अंग्रेजी कोई भी बहुत अच्छी नहीं है। मैं सीख रहा हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत अच्छी, ऐसा मेरे सीनियर्स ने बता दिया आपको, वैसा कुछ नहीं है। मैडम ने कहा कि ये तो पहला लड़का मैं देख रही हूँ, पहला आदमी देख रही हूँ कि जो अपनी बुराई खुद कर रहा है। मैडम ने कहा कि आप अपनी बुराई खुद कर रहे हैं। लोग तो अपने बारे में डींगे हाँकते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप कर रहे हैं कि आपको नहीं आता है। मैंने कहा मैडम देखिए, मुझे मालूम है कि ज्ञान का अथाह भंडार है, तो जो अथाह ज्ञान का भंडार है उसको यदि महासागर माना जाए, सारे महासागर यदि माना जाए, तो मैं तो उसका एक कण भी नहीं हूँ। तो फिर मैं कैसे विशेषज्ञ, मतलब मैं कैसे, मतलब अच्छी भाषा मेरी अच्छी कैसे हो गई? तो बोली कि अच्छा।
फिर उन्होंने कहा कि आपसे बातचीत करके मुझे ये पक्का विश्वास हो गया कि आप ही पढ़ाइएगा। ये मेरे लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। ओके। मैं अपनी बुराई कर रहा था, मैं अपनी कमियां बता रहा था। कौन से कंट्री के स्टूडेंट्स थे सर? ये कई सारे कंट्री के थे। 2-4 का नाम आप बताएं। एक नाम तो मुझे अब इतनी पुरानी बात हो गई, करीब 24-25 साल हो गया जी। नाम एक, हाँ, एक स्टूडेंट, फ्रांस की 3 लड़कियां थी जी। तो एक स्टूडेंट का मुझे नाम याद आ रहा है, मैथिल्डा करके उसका नाम था जी। तो वो नाम मुझे अभी याद इसलिए है क्योंकि मैं क्लास में उसके नाम का उच्चारण गलत करता था। तो अच्छा, फ्रेंच भाषा क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा अलग है। तो वो क्या पढ़ने आते थे इंडिया में सर? वो नहीं, वो हिंदी, मैंने भारत के बारे में उन्होंने सुन रखा था जी। तो भारत की के लोग कैसे हैं, यहाँ कैसे रहते हैं लोग, वो बेसिकली वो देखने आते थे। तो आपने कैसे उन्हें हिंदी सिखाई? मैंने एक तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं उनको कुछ प्रचलित जो वाक्य हैं उसके बारे में मैं उनको बताऊं पहले जी। ताकि कोई आम आदमी बातचीत कर रहा हो, वो वहाँ से गुजरे, वहाँ से पास करें तो उनको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाए कि ये हिंदी बोल रहा है तो क्या बोल रहा है जी। तो ये मैंने कि तो क्या सिखाया था आपने? प्रचलित में क्या सिखाया था? जैसे जो खाना हुआ, पानी पीना हुआ, जाना हुआ, आता हूँ, जाता हूँ, इस तरह से शुरू किया मैंने ताकि वो समझ लें जी। उसके बाद फिर बीच बीच में मैं भारतीय संस्कृति के बारे में भी कुछ कुछ बोलता था ताकि एक बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता था लेकिन वो एक मैं चाहता था कि बोलते होंगे सर तो पहले उनकी लैंग्वेज में फिर हिंदी नहीं, इंग्लिश में बोलता था। हाँ। क्योंकि लिंक लैंग्वेज अब फ्रेंच मुझे आती नहीं थी। अच्छा। अब कोई एक चाइनीज भी मेरा एक स्टूडेंट था तो आप इंग्लिश में बोल के फिर उसे हिंदी में कन्वर्ट करके बताते थे? हाँ, हिंदी में भी मैं बोलता था क्योंकि बाइलिंगुअल ही इंग्लिश में बोल करके हिंदी में फिर बोलता था जी। तो अब चाइनीज को भी जो है, अंग्रेजी तो लिंक लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड, तो चाइनीज को भी थोड़ी बहुत समझ में आती थी, उसको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती थी जी। लेकिन अब मेरी भी सीमा थी कि मैं हर एक भाषा तो जान, चाइनीज फ्रेंच सब पे पकड़ नहीं कर सकते थे, कर ही नहीं सकता था जी। तो फ्रेंच जो स्टूडेंट थी वो बड़ी क्यूरियस थी, उसमें मैंने जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा। हाँ। तो अच्छा, वो मेरे नाम का बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग प्रोनाउंसिएशन करती थी जी। अब फॉरेन में तो टीचर्स को भी नाम लेके बोलते हैं। अच्छा। तो वो मुझे उपेंद्रा 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 बोलती थी। ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अच्छा, वो मुझे उपेंद्रा बोलती थी, उपेंद्रा टेल मी दिस, टेल मी दैट, ऐसे करके। नो आई डिडंट अंडरस्टैंड, प्लीज अगेन अगेन अगेन। वो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी नहीं बोल पाती थी। मूलतः देखिए वो फ्रेंच, हाँ, फ्रेंच क्या है, मैंने फ्रांसीसी लोग भाषा के मामले में बड़े कट्टर होते हैं और वो अपने आप को सुप्रीम मानते हैं, वो अंग्रेजों से कम नहीं मानते अपने आप को जी। तो वो फ्रेंच भाषा में ही अपना सारा काम करते हैं। ये लेकिन सर बहुत बड़ी बात है कि अपने कंट्री के लैंग्वेज को तवज्जो देना। हाँ, यहाँ अपने देश में इसी चीज़ पर, इसी पहलू पे मुझे कई बार बहुत अफसोस होता है, कई बार रोना आ जाता है कि हम अपनी मातृभाषा को भी उतना महत्व नहीं देते जितना हमें देना ही चाहिए। एक्चुअली अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप कितने मतलब टैलेंटेड हो, कितने नॉलेजेबल हो, ये सिर्फ आपके इंग्लिश और हिंदी बोलने पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत जानकारियाँ रखते हो लेकिन आप इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको देखा जाता है कि अच्छे स्कूल से नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोल पा रहे हो प्रॉपर तो ये सोचा जाता है कि बहुत बड़े स्कूल से पढ़ा है, बहुत ही नॉलेजेबल है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें तकलीफ देती है इंडिया में।
लेकिन मैं आपको इसका दूसरा पहलू बताता हूँ जो जी। मेरा खुद का अनुभव रहा है। जी मैं ठीक ठाक हिंदी बोलता हूँ। जी कई बार जब बहुत मूड में होता हूँ तो कई ऐसे सारे शब्द निकलते हैं जो कि सामने वालों को समझ में भी नहीं आते हिंदी में। हिंदी में। 2-4 से शब्द बताएं सर प्लीज। अब प्रत्युत्पन्न मतित्व, प्रति उत्पन्न मतित्व, मतित्व मीनिंग भी बताएं सर तो please। इसका जो है अब प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तो आराम से लोग ये कर लेते हैं। मतलब आपने कोई बात कही तो मुझे एकदम आपकी बात समाप्त हुई नहीं कि मुझे उस पर रिएक्शन देना है, जी तो ये मेरे प्रति उत्पन्न मतित्व पे डिपेंड करेगा कि मैं कितना अच्छा रिएक्शन देता हूँ। राइट। अब मैं समझ रही हूँ। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है ना। अब आपने कोई बात कह दी और मैं 1 मिनट रुक जाऊं और रिएक्शन दूं तो आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जी बल्कि आप उब जाएंगी कि ये बंदा पता नहीं सो गया क्या किया, मैंने तो बात कही और ये तो पता सो गया, जी 2 मिनट बाद बोल रहा है। तो ये तो मुझे खुद कई बार अनुभव हुआ कि मुझे अच्छी हिंदी बोलने का कई बार फायदा हुआ है। सर आपको कई अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं इसमें? अवार्ड्स वगैरह का तो ऐसा है कि मिले हैं, और बहुत बार ऐसा हुआ कि अवार्ड देने वाली संस्था ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि मैं आपको अवार्ड देना, हम लोग आपको अवार्ड देना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि अभी मुझे मत दीजिए, मैं और नाम सजेस्ट कर रहा हूँ जिनका ज़्यादा बढ़िया काम है, जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, जो मतलब मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि अब जैसे हिंदी भाषा को ही आप लें, तो हिंदी भाषा साहित्य में मुझे अवार्ड देने के लिए उन्होंने सोचा, तो मैं उनको कहता था कि देखिए मैं तो अभी युवा हूँ, मेरे पास तो अभी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन हिंदी भाषा साहित्य के क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी विभूतियाँ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उन्हें उनका दुर्भाग्य ऐसा रहा कि उनको कभी कोई पहचान नहीं मिली, उनको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, जबकि वो बहुत बड़े रिकॉग्निशन के हकदार हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनका है। कई बुक्स भी लिखी है, लेखक भी हैं आप? हाँ, मैंने बुक्स तो नहीं लिखी, मैंने आर्टिकल्स कई सारे लिखे हैं। आर्टिकल्स लिखे, ओके। तो मैं उनके नाम सजेस्ट करता था, मैं कहता था कि मुझे मत दीजिए, मुझे कभी बाद में दीजिएगा चाहे नहीं दीजिएगा, हमसे ज्यादा डिजर्विंग है, लेकिन मैं नाम बता रहा हूँ, उनको आप दीजिए, उनको प्रॉपर सम्मानित कीजिए, तो मुझे आप जो सम्मानित करेंगे उससे ज्यादा मुझे खुशी होगी कि आप उनको सम्मानित करेंगे। बहुत बड़ी बात है इस। लेकिन अब इसमें ये गड़बड़ क्या होती थी कि फिर वो जिद पे अड़ जाते थे कि नहीं आपको तो करेंगे ही करेंगे, बाकी और आप नाम दीजिए जी। तो कई बार मेरे नहीं चाहते हुए भी मुझे ग्रहण करना, मतलब सम्मान ग्रहण करना पड़ता था कि अब सामने वाले ने कहा कि नहीं आपको तो देंगे ही देंगे, और आप जो कह रहे हैं उनको भी देंगे। क्या बात है सर। तो ये चीज़ तो मैं कहता था कि ठीक है भाई, अब आप तो जब मेरी बात मान रहे हैं कि आप उनको दे रहे हैं, जी जी, तब मैं आपकी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी भाई, कि मुझे भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसा जैसे मुझे 2011 में कनाडा की एक संस्था है, तो वसुधा पत्रिका लोग निकालते हैं, त्रैमासिक पत्रिका है जी। तो उनकी जो संपादक हैं, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था एक इंटरनेशनल सेमिनार में मेरठ में। तो इंटरेक्शन हुआ तो जो है फिर हम लोग धीरे धीरे नज़दीक आते गए जी। फिर वो मुझे अपने बेटे की तरह मानने लगी, तो उनकी संस्था सम्मानित करती थी। तो उनका अचानक जो है उन्होंने अचानक फ़ोन किया कि वर्ष 2011 का हिंदी सद्भावना सम्मान तुम्हें जो है देने का संस्था ने निर्णय लिया है। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ, मैंने कहा मुझे क्यों, मैंने क्या किया है? मैंने उनको फ़ोन पे बोला, मैंने क्या किया है? बोले कि उन्होंने कहा कि तुम हमेशा दूसरों का नाम लेते रहते हो कि फलना बड़ा अच्छा काम कर रहा है, फलना बहुत अच्छा काम कर रहा है, फलने की किताब बहुत अच्छी है, फलाने की इसकी उसकी ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसका इतने साल का ये है, तो तुम अपना नाम तो कभी लेते नहीं हो, इसलिए हमने आपका नाम सेलेक्ट कर लिया। लेकिन तुम्हारा नाम कुछ लोगों ने लिया। क्या बात है। तो मैंने उसको कहा भी कि वो तो अपना नाम कभी लेता ही नहीं है, और आप लोग उसका नाम ले रहे हो, तो अपने नाम पे कहता है कि नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं है।
तो मैंने कहा कि नहीं, आप दूसरे को दीजिए। बोले नहीं, किसी का भी नाम सजेस्ट करोगे मैं मानूंगी नहीं, मैं तुमको व्यक्तिगत रूप से बहुत जानती हूँ, जो तुम्ही को जो है संस्था तुम्ही को सम्मानित करेगी जी। तो मतलब अब कहिए कि खुशी भी हुई, खुशी तो हुई, बिल्कुल डेफिनेटली सर, खुशी तो हुई, लेकिन और एक बहुत अच्छा ये लगा कि उन्होंने एक मतलब एक जैसे एक माँ का जो एक अपने बच्चे पे जो अधिकार होता है, एक दबाव होता है जी, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वात्सल्य भाव से, बिल्कुल मेरी माँ की तरह मुझे जो है डांट डपट करके उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें सम्मान ग्रहण करना होगा और संस्था का निर्णय अंतिम है, इसमें बदलाव नहीं होगा। इसकी कमेटी की बैठक हो गई है, तुम्हारे नाम पे विचार किया गया और निर्णय हो चुका है। अब मैं फिर से कमेटी की बैठक नहीं बुलाऊंगी। क्या बात है सर, मुझे उन लोगों को फिर कहना पड़ेगा, मैं ये नहीं करूंगी, अब मेरा भी मन है कि तुम ही को मिले। क्या बात। तो मैंने कहा कि अब जब आप तो मेरी माँ जैसी हैं, आपने जब डांट डपट करके मुझे जो है कही दिया तो मुझे लेना ही पड़ेगा। राजभाषा अखिल भारतीय राजभाषा संस्था है, उन्होंने भी सम्मानित किया, राजभाषा शिल्पी पुरस्कार सम्मान, राजभाषा विशिष्टता सम्मान। उसके बाद पिछले दिनों जम्मू कश्मीर सरकार ने बुलाया वहाँ, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी ने मंच पर सम्मानित किया संगोष्ठी में। और अभी बिल्कुल हाल में फरीदाबाद में डीएवी शताब्दी महाविद्यालय है, सेंटेनरी कॉलेज, वहाँ मुझे सेमिनार में आमंत्रित किया और वहाँ साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया। और भी कई जगह, तो अभी हाल में जो सम्मानित किया तो वो याद है, कई चीज़ें तो जी। मतलब सर हम लोग हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके फेवरेट, सर हम लोग हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके फेवरेट कवि और लेखक कौन है? देखिए, हिंदी साहित्य से तो मेरा मतलब शुरू से ही बहुत लगाव रहा, और मेरे प्रिय लेखक तो कई हैं, किन्हीं एक का नाम लेना जो है मतलब से बात बनेगी नहीं। अच्छा, कई सारे हैं। अब गद्य की बात की जाए, कहानियों की बात की जाए तो प्रेमचंद जी की कहानियों का जवाब नहीं है। बिल्कुल। उपन्यास की बात की जाए प्रेमचंद जी का, उसमें भी जवाब नहीं है, बल्कि प्रेमचंद जी के तो पूरे लेखन का जवाब नहीं है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का भी मैं बहुत मतलब प्रशंसक हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। उनके जो उपन्यास हैं, जो आंचलिक उपन्यास हैं, उनका कोई जवाब ही नहीं है। जी मैं चाहती हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कोई कविता जो आपको याद हो वो आप बताएं। दिनकर जी की जो कविताएं, जो वीर रस से ओतप्रोत कविताएं हैं, उनका मैं बचपन से मतलब पाठक रहा हूँ। और बल्कि मैंने नेत्रहाट विद्यालय से 10वीं कक्षा पास की है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ स्कूल में 7th 8th में अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन होता था। तो उसमें क्या होता था कि मंच पर 2 टीम रहती थी जी। उस टीम में 6-7 लोग, अब 7th क्लास के 6-7 लोग हो गए, उसमें से एक टीम लीडर होता था जी। 8th क्लास के या 7th क्लास के कई सारे सेक्शन हैं, तो ए सेक्शन और बी सेक्शन में, और उसमें ये प्रतियोगिता होती थी कि जो उस अक्षर पर पूरी कविता का पाठ करना होता था, कि या एक अच्छे खासे काव्यांश का पाठ करना होता था। जैसे ये नहीं, बचपन में हम लोग अंत्याक्षरी खेलते थे, तो जैसे हाँ से आया तो हम खेला खत्म, मार दिया छुरा निकल गया दम, माँ से बोलो, ये उस तरह की अंत्याक्षरी नहीं होती थी। ओके। या फिल्मी गानों का कर दिया कि मुखड़ा एक लाइन गा दिया, ठीक है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, चश्मे बददूर, र से बोलो। इससे की अंतराक्षरी नहीं होती थी स्कूल में। पूरी कविता का सस्वर पाठ करना होता था, और 5 मार्क्स होते थे। 5 मार्क्स में आकलन किया जाता था कि अच्छा ठीक है, इसकी प्रस्तुति कैसी थी, इसका उच्चारण कैसा था, इसने पूरी कविता को लिया कि नहीं लिया, कि कुछ छोड़ दिया, कुछ गोल कर गया, इसकी एक्सप्रेशन कैसा था। तो मैं 7th क्लास में अपनी टीम का
मतलब दलनायक था, दलनायक पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होती थी कि दलनायक मीन्स दलनायक मतलब वो दल हुआ, टीम हुई, हाँ, उसका उस टीम का लीडर। टीम के लीडर पर जिम्मेदारी क्या होती थी, जैसे कि अब मान लीजिए सामने वाले का जो है अंतिम अक्षर जो है, सामने वाले ने कविता पाठ किया, अंतिम अक्षर र है, तो र पे आया, तो र पे मेरी टीम को ये करना है, कविता बोलनी होती थी। हाँ, तो र पे आया तो मैं दलनायक हूँ। ऐसे हम लोग सेमी सर्किल में अर्धचंद्राकार में बैठे रहते थे, तो उसमें से हमारी टीम के लोग में कोई लोग हाथ उठाएंगे ऐसे कि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं इशारे से परमिशन दूंगा कि ठीक है तुम बोलो, ठीक है, वो फिर बोलेंगे। और कई बार ऐसे अक्षर होते थे जब कोई हाथ नहीं उठाता था तो फिर प्रतिष्ठा का प्रश्न आ जाता था और दलनायक को, अब दलनायक पे जिम्मेदारी आती थी, अब कोई हाथ नहीं उठा रहा है तो दलनायक, इज्जत बचाने की जिम्मेदारी दलनायक पे है। तो इसीलिए इसको खास ध्यान रखते हुए मैंने छोटी कविताएं याद नहीं की थी जल्दी, वो जो याद थी, लेकिन जो दिनकर जी की रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, इस 3 उनके जो काव्य संग्रह है उसका मैंने याद की थी कविताएं। तो उसमें क्या होता था कि उसमें 12-15 लाइन कहीं से भी बोल दो कोई एक प्रसंग से। जैसे एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है कि जब कर्ण और अर्जुन की पहली मुलाकात होती है, और ये बड़ा मतलब जो महाभारत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंगों में है। जी जी जी। तो इसका जो दिनकर जी ने वर्णन किया है, तो उसको मैं मंच पर खड़ा होकर के और मैं उसका पाठ करता था, और बिल्कुल वीर रस का एकदम बिल्कुल ओज में। जी, मैं चाहती हूँ अभी आप सुनाए उसे। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीर भीतर से सहसा कर्ण सरासन सांधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्म में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में करता हूँ दूर, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहो तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ, आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। तो कर्ण ने जो है, दिनकर जी ने अपनी कविता में कर दिया कि ठीक है, कर्ण ने उसको कह दिया कि ठीक है तुमको मैं सिखला सकता हूँ नई चीजें भी, तुम क्यों अपने घमंड में फूल रहे हो, मुझसे सीखो। उसके आगे की पंक्तियां हैं, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। तो ये एक अंश हुआ, र पे हुआ, फिर र पे दूसरी टीम पाठ करेगी जी। तो मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, उन दिनों ऐसा जोश होता था और वीर रस की कविताओं का पाठ मैं करता था। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। ये तो मैं चूंकि मैं खड़ा होकर के ज़्यादा, चूंकि अभी सीमा है, जी, बैठ करके नहीं कर सकता उतने एक्सप्रेशंस जो खड़ा होकर मैं करता था। सुनना भी सर बहुत बड़ी बात है। तो मुझे जहाँ तक पता लगा जी कि मुझे 5 में 4.5 से कम कभी नहीं मिले जी। ये टीचर्स का आशीर्वाद था जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा करता था, ये तो मैं खुद को कैसे कह दूँ कि मैं तो खुद को देख नहीं सकता था जी कि मैं कैसा कर रहा हूँ। खुद का आकलन तो आदमी अपने दही को कौन खट्टा कहता है, तो खुद का आकलन तो आदमी बढ़िया से कर नहीं सकता जी। लेकिन 4.5 से कम मुझे कभी नहीं मिला, और इसी कारण से मैं अपनी टीम को जो है फाइनल राउंड तक ले गया था। क्या बात है सर। और कई बार ऐसे क्षण आए कि मुझे ही जो है बोलना पड़ा, क्योंकि मेरी टीम में किसी का भी हाथ नहीं उठा। सर आप हिंदी इतना अच्छा बोलते हो, और आप हिंदी की जो कविता है अभी तक आपको एज इट इज़ इतना ज़्यादा याद होना बड़ी बात है कि आपने जितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया कविता को, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो एंड करने से पहले हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसा मैसेज दे। मैं इसमें आपको थोड़ा सा ये करूँगा जी। एक आध कविता का अंश और देखिए, एक दिनकर जी की का काव्य संग्रह उर्वशी जी। उर्वशी की बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं जिसका पाठ प्राय मेरे स्कूल में
सीनियर्स भी करते थे और बड़ी बहुत बहुत मतलब बहुत ही दिल को छू लेने वाली पंक्तियां हैं। वो पंक्तियां हैं कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन, प्रसंग है वो, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही परीक्षा निरंतन, दृष्टि का जो पेय है वो रक्त का भोजन नहीं है, दृष्टि का जो पेय है वो रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। टूट जाती है उमंगें, टूट जाती हैं उमंगें, बाहुओं का पाश पड़ जाता शिथिल है, फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही परीक्षा निरंतन। ये बड़ी अच्छी पंक्तियां और बड़ी लंबी है, क्योंकि आपका वीडियो बड़ा, मैं तो पाठ करूं तो फिर रुकूं ना, मुझे अभी भी बहुत सारी कविताएं याद है। बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होके बहुत ज्यादा उसमें खोकर बता रहे हो। नहीं, मुझे भी, मैं जो अंत्याक्षरी में जो जिन कविताओं का पाठ मैं करता था, दिनकर जी की एक बड़ी अच्छी कविता थी नील कुसुम, एक इंडिपेंडेंट कविता है, तो उसका भी मैं पाठ करता था बराबर जी। तुम 4 लाइन सर प्लीज। हाँ, है यहाँ तिमिर, तिमिर का मतलब अंधकार, है यहाँ तिमिर आगे भी ऐसा ही तम है, तम भी अंधकार है, यहाँ तिमिर आगे भी ऐसा ही तम है, तुम नील कुसुम के लिए कहाँ तक जाओगे, जो गया आज तक नहीं कभी वह लौट सका, नादान मर्द क्यों अपनी जान गंवाओगे। प्रेमिका, अरे इन शोख बुतों का क्या कहना, ये तो यूं ही उन्माद जगाया करती हैं, पुतली से लेती बांध प्राण की डोर प्रथम, पीछे चुंबन पर कैद लगाया करती हैं। इनमें से किसने कहा चांद से कम लूंगी, इनमें से किसने कहा चांद से कम लूंगी, पर चांद तोड़कर कौन मही पर लाया है, किसके मन की कल्पना गोद में बैठ सकी, किसका जहाज फिर देश लौट कर आया है। ओ नीतिकार तुम झूठ नहीं कहते होगे, बेकार मगर पगलों को ज्ञान सिखाना है, मरने का होगा मौत खौफ की आने में, कि जिसको अपनी जिंदगी ढूंढने जाना है। ऐसे करके लास्ट 1-2 पंक्तियां थोड़ी सी विस्मृत हो गई हैं। ये बड़ी मैंने ठीक ठाक 2 पेज की कविता थी जी, तो इसका पाठ करता था। सर आपने बहुत अच्छा, मतलब बहुत टाइम के बाद इतना अच्छा मैं सुन रही हूँ किसी के मुंह से हिंदी, तो मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। एंड सर मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं 7th 8th को जी रहा हूँ। आपकी उत्सव दिख रही है कि आप कितने उत्साहित होकर बता रहे हो। आप में 7th 8th का समय मैं जी रहा हूँ। एक बचपन दिख रहा है सर आपके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझ में ऐसे भी बचपना अभी भी बहुत ज्यादा है, वो होना भी चाहिए सर। तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो एंड करने से पहले आप एक छोटा सा मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को दे जो आपके मन में हो। नहीं देखिए, अभी तक आपने जिन विषयों पर बात की जी, एक तो मैसेज यह है कि मैं अपने व्यूअर्स को मैसेज देना चाहूँगा, बल्कि करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी राजनीतिक दलगत प्रतिबद्धता में, उस दलगत प्रतिबद्धता के आवेश में, भावावेश में आकर के कभी कहीं कोई झगड़ा झंझट अपने दोस्तों से, मित्रों से नहीं करें जी। कभी भी किसी से, बल्कि दोस्तों, मित्रों, अनजान व्यक्ति से भी नहीं करें। आप हमेशा स्वस्थ बहस करें, क्योंकि देश हम सबका है। जो हमारी बात का विरोध करते हैं उनका भी है जी, और जिनकी बात का विरोध मैं करता हूं मेरा भी है। क्या बात है सर। तो ये लड़ने से कुछ होना नहीं है, बल्कि ठीक है हम लोग मतभेद रखें, लेकिन मतभेद कभी न रखें। जहां जहां हम लोग साथ चल सकते हैं वहां तो चलें ही, बल्कि जहां हम साथ लगता है कि हम नहीं चल सकते वहां भी कुछ बिंदु ऐसे जरूर निकालें जहां पर हम साथ मिल करके चलें, कभी भी झगड़ा झंझट नहीं करें। क्या बात। और मतभेदों में भी कुछ बिंदु ऐसे निकल आते हैं कि जहां पर हम साथ चल सकते हैं। तो मेरा यही करबद्ध निवेदन है कि अपने भाइयों से, अपने बहनों से, माताओं से, कि कभी भी इस तरह की झगड़ा झंझट नहीं करें। देश की प्रगति, राष्ट्र की प्रगति हम सबकी जिम्मेदारी है और हम उसको करें, उसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। राष्ट्रीय संपत्ति को, व्यक्तिगत संपत्ति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएं, कुछ भी ना करें, सोचे भी ना। नुकसान पहुंचाने की बात तो दूर रही जी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया।
एंड मैं व्यूअर्स से कनेक्ट अगर कहूँ तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। सिंगिंग से शुरू होकर पार्लियामेंट तक पहुँची और वहाँ से कविताओं पे पहुँची, जो रामधारी सिंह दिनकर जी की काफ़ी सारी प्यारी प्यारी कविताएं हमने सुनी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और हम सब इस देश के नागरिक हैं तो अपने देश से ज़रूर प्रेम करें। धन्यवाद। से तो हम सचिवालय पे जाएंगे, लोकसभा पे जाएंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है सर आपको गाने का, सिंगिंग का बहुत शौक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप 2 लाइन अपने गाने से स्टार्ट करें। सिंगिंग का शौक तो मुझे बचपन से है, बाथरूम सिंगर तो मैं रहा ओके। बहुत पहले से रहा हूँ और नकल वगैरह मैं इमिटेट करता था, गायकों की या किसी की, अपने टीचर्स की भी नकल करता था। ओके। तो शरारतें ये तो उस समय रही जी। तो, लेकिन बाद में मैंने इसको कभी सोचा नहीं था कि मैं मंच पर प्रोफेशनल की तरह गाऊंगा जी। तो इसका श्रेय मेरी धर्मपत्नी जी को जाता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हैं। तो मैं एक तरह से कहा जाए कि मैं घर में बाथरूम में ऐसे वैसे कोई और काम करते रहता था, कोई सीरियस काम भी करता था तो मैं गाने गाते रहता था जी। मतलब एक मेरा फ्रेम में आ गई थी, एक मेरा फ्रेम गाने पे है जिस पे बिल्कुल ध्यान नहीं है मेरा, बस वो स्वाभाविक चल रहा है। अब बाकी मेरा ध्यान जो है, जो मैं काम कर रहा हूँ सीरियसली उस पे है। तो कई बार गाने सुन रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, लेकिन गा रहा हूँ तो पता नहीं कैसे गा रहा हूँ, उस पर कोई ध्यान नहीं है। वो ऑटोमेटिक वो अपना गाना याद है। और चूंकि दिल को, आपके दिल को जो चीज़ पसंद होती है जी, उसमें आपको बहुत सजग होकर के वो करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपके अवचेतन में इस तरह से समा जाती है। किस टाइप के गाने पसंद है सर आपको? मुझे रोमांटिक गाने पसंद हैं। क्या बात है। और बहुत पसंद है, साथ ही साथ दर्द भरे गाने भी पसंद हैं। ओके। मूड के हिसाब से आप गुनगुनाते होंगे? हाँ, मूड के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है ना कि मूड भी आपको पता नहीं होता, आप कोई काम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं जी, तो अचानक आपके दिमाग में कोई दर्द भरे गाने की 2 पंक्ति गाना शुरू कर देता था। जैसे कि आपने कहा कि इसका श्रेय आपकी वाइफ को जाता है, तो मैं चाहूँगी कि 2 लाइन आप रोमांटिक सॉन्ग उनके लिए आप गाए प्लीज़। हाँ, अभी मैंने एक गाना गाया था जी, अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में, जिस गाने को मैंने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया था उसकी पंक्ति मैं सुनाता हूँ जी। अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण माहताब की। अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की। क्या बात है सर। तो मैडम ये आपके लिए था, ये आपको डेडिकेट किए।